वहाँ लड़ाई फिर भी भूख की है, पर यहाँ हक की। शेखर भाई, पढ़ने आया हूँ, लड़ने नहीं। कॉलेज क्या पहुंच गया, हमारी लड़की तो आशिकी करेगा। अवॉइड कर रहे हो? जो सपना तुम देख रही हो ना, उसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। गटर का है ना, देख तुझे भी गटर में ही डालते हैं। दरअसल तुम्हें अपनी पहचान से शर्म आती है। सर, ये पहचान के साथ रहना बहुत मुश्किल है। रोज कोई ना कोई याद दिलाता है कि हम इंसान नहीं है। मरने और लड़ने में से एक को चुनना हो, बस एक धड़क चाहिए तो लड़ना। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आए दिनों कोई ना कोई पिक्चर थिएटर्स में लगी होती हैं। एंटरटेनमेंट का एक अच्छा साधन है, इसलिए लोग परिवारों के साथ, अपने दोस्तों यारों के साथ पिक्चर देखने पहुंच भी जाते हैं। पर बहुत कम फिल्में ही ऐसी होती हैं जो सही मायनों में, जिन्हें कहा जाता है कि समाज का दर्पण होती हैं, या हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाती हैं जो आप घर अपने साथ लेकर जाते हैं, एक स्मृति के तौर पे, एक सीख के तौर पे, या फिर जो आपके साथ कभी हुआ हो, उस दंश को आपने झेला हो तो कहीं ना कहीं उस दर्द को आप अपने साथ लेकर जाते हैं। तो जब ऐसी फिल्में समाज में आती हैं तो उन पर चर्चा भी होती है, विवाद भी होता है, और इसलिए उन पर बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। और अब इस वक्त जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ बॉयकॉट भी होता है। अब एक फ़िल्म आई है धड़क 2, धर्मा प्रोडक्शन की फ़िल्म है, करण जौहर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। इतनी बड़ी बैनर की फिल्म होने के बाद भी सेंसर बोर्ड ने पहले तो इस फिल्म पर कैची चलाई, 16 से ज़्यादा कट्स लगाए, उसके बाद कई सीन्स और डायलॉग्स को बदलने के बाद ये फिल्म कहीं जाकर पर्दों पर आई। जब फिल्म पर्दों पर आई तो जैसा तैसा इसको रिस्पांस मिला फिल्म को, लेकिन उसके बाद जब फिल्म ने अच्छी गियर पकड़ी और चलने लगी, लोगों ने समझा कि इस फिल्म का असली मकसद क्या है और फिल्म क्या कुछ बता रही है, कितने दमदार तरीके से, तो इस फिल्म का बॉयकॉट शुरू हो गया। अब समस्या ये है, सवाल ये है कि इस वक्त इस समाज में जहाँ कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में, केरला स्टोरी जैसी फिल्में सरकार स्पॉन्सर करती है, बाकायदा उन फिल्मों को प्रमोशन के ज़रिए, बड़े बड़े नेताओं के ज़रिए प्रमोट किया जाता है, टैक्स फ्री किया जाता है, वहाँ अगर धड़क 2 जैसी एक फिल्म आती है जो इस समाज में फैले हुए जातिवाद को दिखाने का काम करती है, कुछ अंश को दिखाने का काम करती है, तो लोगों को इतनी तकलीफ़ क्यों है? तो इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुजीत सम्राट जी मौजूद हैं। पेशे से अधिवक्ता हैं और इसलिए इस फिल्म पर इनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है बात करने के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि इस फिल्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो लॉ कॉलेज में हो रहा है, सारी चीज़ें वहीं हो रही हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तमाम लोग जो है वो वकील है पेशे से। ऐसे में मुझे लगा कि इनसे इस विषय पर बात करना ज़्यादा उचित होगा। तो सबसे पहले सुजीत सम्राट जी, आपसे ये समझना चाहूँगी, शुरू से शुरू करते हैं। फिल्म का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने बताया, एक लॉ कॉलेज में है, किसी तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करके जो फिल्म का नायक है वो अपनी एक उम्मीद लेकर लॉ स्कूल में जाता है कि वहाँ वो लॉ सीखेगा, और उसके बाद जो ताकत, उसकी माँ उसे हमेशा कहती है कि बात नौकरी की और पैसे की नहीं है, बात ताकत की है। बाबा साहेब को कोई हाथ नहीं लगा पाया क्योंकि उनके पास वो ताकत थी। वो उस ताकत को लेने के लिए जाता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका पिता उसे पहले ही इस बात के लिए आगाह कर देता है कि वहाँ पढ़ने देंगे तब ना पढ़ पाएगा। तो जब आपने लॉ स्कूल ज्वाइन किया था, आपने जब पढ़ाई शुरू की थी, क्या परिस्थितियाँ थी? क्योंकि जब ये पिक्चर लोग देखने जाते हैं तो दो तरह के ही लोग हैं, एक वो जिन्होंने शायद ये झेला है और एक वो जिन्होंने ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ जाने अनजाने में ही सही किया है। देखिए, जब मैंने लॉ किया था तो जब तो अपने लोग जो थे, जो SC ST लोग थे, वो ज़्यादा लॉ नहीं करते थे क्योंकि उनको सरकारी नौकरी चाहिए, और पूरा समाज का एक ढांचा ऐसा बना हुआ है कि जो सरकारी नौकरी करेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा लोग तो नहीं करते थे, बट मैं भी शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे पिताजी और दादाजी। तो उसी समय हमने सोचा था कि हमें वकालत करनी है और वकील बन के फिर शोषण का सामना करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम भी शोषण की वजह से ही वकील बने, एडवोकेट्स बने हैं, क्योंकि एडवोकेट्स कोर्ट में लड़ते हैं, शोषण के खिलाफ लड़ते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो इसी वजह से शायद हमारा भी एडवोकेट बनने का इंटरेस्ट हुआ है। और जो फिल्म में दिखाया गया है, मैंने फर्स्ट शो देखा है और धड़क 2 से कुछ लोगों की धड़कन बढ़ गई है, क्योंकि जो पिक्चर होती हैं वो समाज का आईना होती हैं, दर्पण होती हैं। समाज में जैसा होता है वही फिल्मों में होता है,
तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो उस फिल्म में दिखाया गया है ऐसा हकीकत में समाज में होता है। अगर कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके साथ में अगर किसी की दोस्ती हो जाती है और वो शादी करना चाहता है तो उसका विरोध होता है, क्योंकि इस देश में इंटरकास्ट मैरिज आज भी नहीं होती हैं, जबकि सरकारें ये दिखावा करती है कि इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं, कहीं पैसे भी देते हैं, सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट होता है वो भी देते हैं, पर नहीं देते। ऐसा नहीं होता समाज में। समाज में ये भी कहा जाता है कि इंटरकास्ट तो छोड़िए, इंटर रिलीजन भी मैरिज होती है, पहले से होती आई, आज से थोड़ी हो रही है, तो उनको भी ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। आज भी लोग अपने ही कबीलों में शादी करते हैं, अपनी ही जाति में शादी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर उन कबीलों को छोड़कर किसी और से शादी करना चाहता है, प्रेम विवाह करना चाहता है, लव मैरिज करना चाहता है, तो समाज सबसे पहले उसका विरोध करता है। तो ये तो समाज में देखा गया, तो उसी को दिखाया गया। और यहाँ तक भी देखा गया है कि ऐसे नौजवानों को लोग उनका कत्ल भी कर देते हैं, जिनको ऑनर किलिंग बोली जाती है। जैसा कि पहले धड़क का जो पहली फिल्म थी, जो पहला सीक्वल था, उसमें दिखाया गया यस, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग है, आज भी ऑनर किलिंग है। लड़कियों को मार देते हैं, लड़कों को मार देते हैं, दोनों फिल्म में भी दिखाया गया। दोनों को मार देते हैं। पंचायत होती है, पंचायत दंड देता है कि उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, उनको बॉयकॉट किया जाए। जैसे फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं, उनका ही बॉयकॉट किया कर दिया जाता है कि गाँव में कोई इनसे बात नहीं करेगा। तो ऐसा तो समाज में हो रहा है, मगर सच्चाई ये है कि देश में संविधान चलता है और संविधान ये गारंटी देता है प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे महिला हो चाहे वो आदमी हो, कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने इच्छा से कि अपना जो पार्टनर उसको चुन सकता है। तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, 500-600 शादी हमने भी करा दी होंगी कोर्ट मैरिज, वो इंटरकास्ट कराई है, इंटर रिलीजन भी कराई है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है और वो आना चाहता है तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि कोई भी अगर प्यार से साथ में रहना चाहता है तो उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, कानून भी कहता है, और ये सारे अधिकार भी ऐसे ही बोलते हैं। बट कुछ मानसिकता वाले, जातिवादी मानसिकता वाले, मैं जिनको जातिवादी आतंकवादी बोलता हूँ, ऐसे हर समाज में है। वो कुछ चंद % लोग हैं जो पूरे समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। उन्हीं के ऊपर ही ऐसी फिल्म बनाई जाती है। तो जो उसमें दिखाया गया है बिल्कुल सच दिखाया गया है, बढ़िया दिखाया गया है। समाज के नौजवानों को देखना चाहिए, औरों को भी देखना चाहिए। इसका बॉयकॉट करने की बजाय समाज में से ऐसी कुरीतियों को दूर करना चाहिए। उनके लिए होना चाहिए कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तो कोई करता नहीं है। इस फिल्म की जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं इस फिल्म की, वो मुस्लिम हैं, और उनको लेकर भी उनको भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। जातिवाद को जितना मुश्किल ख़त्म करना है, शायद उससे ज़्यादा मुश्किल इस बात की है कि लोग एक्सेप्ट करें कि समाज में आज भी जातिवाद है। और जब उन्हें ये आईना दिखाने की कोशिश की जाती है पिक्चरों के ज़रिए, किसी तरीके की साहित्य के ज़रिए या किसी भी तरीके से, तो उन्हें इस बात का विरोध करने के लिए ज़्यादा जल्दी होती है। वो इस बात का विरोध तुरंत करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हिंदू मुस्लिम पर कोई पिक्चर आए, जब ये दिखाया जाए कि किस तरीके से हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो केरला स्टोरी की आप बात कर लीजिए, चाहे आप कश्मीर फाइल्स की बात कर लीजिए, अभी उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जातिवाद की बात आती है तो लोगों के पेट में मरोड़े उठने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो, देश में आज भी जातिवाद है, लंबे समय से जातिवाद है, और इस देश की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो जातिवाद से ग्रसित है, पीड़ित है। इसमें दो राय कहीं भी नहीं है कि देश में जो सरकारें हैं वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करती हैं जो उनका राजनीतिक एक षड्यंत्र है, एजेंडा है, उसको सपोर्ट करती हैं। तो ये राजनीतिक सारी चीज़ें हैं। और पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जो लोग हिंदी को मना करते हैं कि हिंदी नहीं, हिंदी को बढ़ाइए, उनके बच्चे हिंदी नहीं पढ़ते हैं, वो इंग्लिश मीडियम में जाकर, विदेश में जाकर शिक्षा लेकर आते हैं। तो ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जिनके बच्चे कहते हैं कि भाई इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना चाहिए, इनके सारे बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। ये अपना आदर्श मुस्लिम एक्टरों को मानते हैं। तो इनमें सब चलता है। मगर जातिवाद भी आजकल केवल है तो दलितों के लिए जातिवाद है, ओबीसी के लिए जातिवाद है, इस देश में गरीब के लिए जातिवाद है। उनको तो इंसान भी नहीं समझते हैं। अगर कोई SC ST का बंदा इंसान अगर इंटेलिजेंट भी हो तो उसको इंटेलिजेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो मेहनत कश है तो उसकी मेहनत कश जो है, उसकी जो मतलब उसका जो दाम है उसको भी देने को तैयार नहीं है। उस पर लड़ाई होती है। वो सम्मान से रहना चाहे तो सम्मान से नहीं रहने देने जाते हैं। वो अपना मान सम्मान से जीवन जीना चाहता है तो उसको नहीं जीने देते हैं। उसको कहीं ना कहीं एहसास दिलाते रहते हैं कि भाई तू इस जाति से है। तो इसलिए आज भी जातिवाद जो है कूट कूट के भरा हुआ है। उसकी फॉर्म्स चेंज हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि जातिवाद नहीं है। जातिवाद न्यायालयों में भी है, जातिवाद गवर्नमेंट ऑफिसों में भी है, जातिवाद मीडिया में भी है, जातिवाद अभी बहुत रीसेंट उदाहरण हमने ग्वालियर में देखा है। और कॉलेजों में तो बहुत जातिवाद है।
कॉलेज में पहले से जातिवाद है। जब एक आदमी अंगूठा काट सकता है तो यहाँ तो नंबर काटते हैं, कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने लोगों की एडमिशन नहीं लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कॉलेज में तो आज भी जातिवाद है, और जातिवाद इतना है कि जाति के नाम पर एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है। उनको पता है कि कुछ लोग तो अच्छे स्कूलों में पढ़ लेंगे, स्कूलिंग अच्छी होगी तो फाउंडेशन अगर अच्छी होती है तो मीनार अच्छी हो जाती है, फाउंडेशन ही खराब कर देंगे तो फिर उसका मीनार कहाँ बन पाएगी। सर, इस फिल्म में एक कैरेक्टर है शंकर का, जो इस तरीके से दिखाया गया है कि शुरुआत भी फिल्म की उसी से होती है कि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि कहीं ना कहीं कि वो समाज को साफ करने का काम कर रहा है। जब वो इस तरीके की लोगों को मारता है, बाकायदा मार देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है, उनसे उनके प्रति उसके मन में इतनी घृणा है, इतनी नफरत है कि वो उनका नाम सुन के उनके साथ बैठ के भी खुद को घृणित महसूस करता है। क्या ये वास्तविकता है? समाज में ऐसे लोग हैं? आप जानते हैं ऐसे लोगों को मिले होंगे कभी समय पर? बिल्कुल 100% मिले हैं। हम केस भी लड़ रहे हैं, जाति के नाम पर मर्डर कर दिया एक वकील साहब का, तो हम जानते हैं ऐसे लोगों को। और उनमें इतनी जाति भरी हुई है कि वो जहाँ भी जय भीम का नाम आ जाएगा, SC ST का नाम आ जाएगा, उनको नफरत होने लगती है, और इतनी नफरत हो जाती है कि वो किसी भी हद तक पहुँच सकते हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे बीमार लोग हैं, ये बीमार हैं, इनका इलाज होना चाहिए, और अच्छी सरकार आएगी तो इन सबका इलाज किया जाएगा। जितने भी जातिवादी गुंडे हैं ये हर जगह मिलेंगे आपको हर जगह मिलेंगे, ऐसे नहीं कि नहीं मिलेंगे। कहीं भी ये ट्रेन में मिल सकते हैं, बस में मिल सकते हैं, आपको आपके आसपास पड़ोस में मिल सकते हैं, जहाँ भी जाएंगे कहीं भी मिल सकते हैं। इनकी मानसिकता बहुत दूषित मानसिकता है, इनको इलाज कराना चाहिए अपना, और बहुत लंबे समय से कीटाणु आ रहे हैं इनके बीच में, तो ये अपने आप को तो ठीक नहीं करेंगे, मगर दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे। ये कुत्तों के साथ में रहना पसंद करते हैं, मगर इंसानों को छूना पसंद नहीं करते हैं। इनके घर में इनके आपने देखी है बहुत सारी वीडियो आती हैं, कुत्तों को अपने घर में रखते हैं। रखना चाहिए कुत्तों को भी, मैं कुत्तों से भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ सबको रखना चाहिए, मगर इंसानों को भी तो इंसान समझ लेना चाहिए। आप इंसानों से नफरत करते हैं, और जहाँ तुम्हें रेप करना होता है तो वहाँ फिर तुम दलितों की बेटियों के साथ में, उनके साथ में रेप करने का काम करते हो। तो इसलिए ऐसी जो मूवी आती हैं, ऐसी जो फिल्में आती हैं, वो समाज का आईना होता है, और ऐसी फिल्मों को ज़्यादा देखना चाहिए। गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए ऐसी मूवियों को, और टैक्स फ्री करना चाहिए। मगर सरकार जो है वो केवल केरला फाइल्स को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, या फिर कोई और कहानी होंगी तो उनको बढ़ाने का, जो उनके एजेंडे को सपोर्ट करती है, सूट करती हैं। अब सर, आपने ये फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी है, तो ये भी पूछना बनता है कि पूरी फिल्म ही बाकायदा बहुत अच्छी है, लेकिन एक ऐसा सीन अगर मैं पूछूं जो आपको लगा हो कि सबसे ज़्यादा आपको, आपके दिल को उसने झकझोर दिया, क्योंकि पूरी फिल्म ही कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ कराती है कि किस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं आज भी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, जब उसकी माँ ये कहती है कि जब लड़ना और मरने में से एक को चुनना होता है तो आपको लड़ना चाहिए। तो मैं भी अपने समाज के लोगों से, नौजवान से कहना चाहता हूँ कि आपको मरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए। क्योंकि रोहित वेमुला ने जो किया था, वो जो भी हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। एक नौजवान साथी था हमारे बीच में, वो आज नहीं है, मगर लाखों लोगों में आंदोलन किया। मगर कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी कोई जुल्म करे, वो लोगों को बताना चाहिए, अपने साथियों में बांटना चाहिए। आपको मरना नहीं है, आपको लड़ना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़े, सारे लोग लड़े, जब भी आपको संविधान मिला और संविधान में अधिकार मिले। इसलिए लड़ने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में आपको दिया है। आपको ऐसी मानसिकता के खिलाफ लड़ना है, और आखिरी सांस तक लड़ना है, क्योंकि संघर्ष करना आपका काम है। आप अम्बेडकरवादी हो, और जब तक आप लड़कर अपने आप को स्थापित देश में नहीं करेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे, ये जंग जारी है, सदियों से जारी, आगे भी जारी रहेगी। हमारा काम है डिग्निटी के साथ जीना। हम शोषण नहीं करना चाहते हैं, हम सम्मान से जीना चाहते हैं, और उनको बताना चाहते हैं जैसा तुम इंसान की तरह जीना चाहते हैं, वैसे इस देश में लाखों लोगों का भी अधिकार है इंसानियत के नाम से जीने का। अगर आप शोषण करेंगे तो आपका जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप ये मत सोचना कि आपका कोई जवाब नहीं देगा। अब 2025 है, नौजवान तैयार हो चुके हैं, अम्बेडकरवादी तैयार हो चुके हैं। अगर तुम शोषण करोगे, जातिवाद करोगे, तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि कैसा जवाब दिया जाएगा आपको। सर, इस फिल्म में एक और सीन है जिसमें शेखर, जिसका आपने जिक्र किया, वो प्रियांक तिवारी जिन्होंने इस फिल्म में किरदार निभाया है, तो वो कहते हैं शुरुआत में उसको समझाते हुए कि जंगल में जानवर झुंड में क्यों रहते हैं, ताकि आसानी से उनका शिकार ना हो सके। ऐसे ही हमें भी झुंड में रहना होता है, एक साथ रहना होता है, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। उसके बाद जब वो धरने पर बैठे होते हैं, जैसा कि आपने रोहित वेमुला का जिक्र किया कि शायद उसको दर्शाने की कोशिश की गई है फिल्म में, तो वो जब धरने पर बैठे होते हैं और जो इस फिल्म का नायक है वो उनके पास से निकल रहा होता है, तो वो एक उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखते हैं कि शायद वो आएगा और मेरा समर्थन करेगा।
कहीं ना कहीं जब हम अपने समाज की बात करते हैं, लोगों को जगाने की बात करते हैं, एकजुट करने की बात करते हैं, अक्सर मैंने देखा है लोगों को ये कहते हुए कि हमारे समाज में कमी है, हम एकत्रित नहीं हो पा रहे, हमारे समाज के लोग नहीं जाग रहे हैं, हम अगर एकजुट हो जाएं तो ये सब कुछ बदल सकती है, पूरी तस्वीर बदल सकती है। क्या ये उसको दर्शाने की कोशिश थी? बिल्कुल दर्शाने की कोशिश थी, और जो वो किरदार जो है कि भाई झुंड में रहना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, आप अपन जो समाज में लोग हैं वो अपने बच्चों को IAS बनाना चाहते हैं, PCS बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, वकील बनाना चाहते हैं, या और बड़े ओहदों पर भेजना चाहते हैं, मगर लोगों को सामाजिक जो चीज़ें हैं उनको नहीं बताना चाहते, मगर वहाँ जाके वो अकेले हो जाते हैं और वो हैंडल ही नहीं कर पाते, डील ही नहीं कर पाते। इसलिए सारे माँ बापों की जिम्मेदारी है कि वो हकीकत बताएं। अगर जातिवाद है तो जातिवाद को बताएं, अगर इस देश में डिस्क्रिमिनेशन है तो बताएं, उससे लड़ने का रास्ता बताएं कि कैसे लड़ोगे। अगर कोई जातिवादी गुंडा मिलेगा आपको, कोई जातिवादी आतंकवादी मिलेगा तो कैसे लड़ना है आपको, ये उनको बताना है। जब तक आप अपने बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, वो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, तो जब भी तो हमारे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अगर कोई जाति के नाम पर उनका शोषण करना चाहता है, जाति के नाम पर उनको कोई मनोबल गिराना चाहते हैं, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो उनको फाइटर बनाना बहुत ज़रूरी है। उनको बताना है कि अगर कोई भी तुम्हारे जीवन में, कॉलेज टाइम में, नौकरी टाइम में, या किसी भी समय में, या महिला के साथ में भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा। जो इसको जानता होगा वो ऐसे जातिवादी गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, लड़ेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब देगा, उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब करेगा, उनसे सवाल पूछेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और वो डर जाते हैं। ये जितने भी जातिवादी गुंडे हैं बहुत कमज़ोर हैं, ये भी डरते हैं मरने से, ऐसा नहीं कि ये डरते हैं। जब तक ये शोषण करते रहते हैं, जब तक शोषण करने वाला कोई जवाब नहीं दिखाता है, जब जवाब करने देता है, जब उनका जवाब मिलने लगता है तो वो भाग जाता है और डर जाता है। तो इसलिए आपको अपने बच्चों को मजबूत बनाना है, एजुकेटेड बनाना है, उनको इंग्लिश सिखानी है, इंग्लिश में पढ़ाना है उनको, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और इस देश में देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने आप को भी आगे बढ़ाना है। हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, क्योंकि हम तो नफरत के खुद ही शिकार हैं, इतनी दिन से नफरत झेलते आ रहे हैं। मगर उनको जवाब जरूर देना है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे नहीं हैं, हम अपनी वजह से हैं। जब तुम्हारा मतलब होता है, जब तुम्हें वोट मांगनी होती हैं, तो हम में बहुत अच्छे लाल आ जाते हैं, पैर भी पूछते हो, सब कुछ खोजते हो हैं, और जब सब कुछ समय निकल जाता है तो फिर तुम बात करने से भी घबराते हो, क्योंकि ये दलित हैं। तो ये मानसिकता, जो दोहरी मानसिकता है, इसको बदलना बहुत जरूरी है। सर एक सवाल और, इस फिल्म में शुरुआत से लेके लगभग इस फिल्म के आखिर तक बाबा साहेब की तस्वीर, तथागत गौतम बुद्ध की तस्वीर, और साथ ही जय भीम और जो नीला ये गमछा है, जो एक अलग तरह की ताकत का संचार करता है लोगों में, और जो बाबा साहेब को मानते हैं, जो जय भीम की ताकत को पहचानते हैं, तो इस पूरे फिल्म में एक जो वो ताकत दिखाने की कोशिश की गई है नीले रंग की, जब शेखर नहीं रहता और उसके बाद उसका जो नीला रंग, जो नायक है इस फिल्म का नीलेश, उसके चेहरे पे जब वो नीला रंग आता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी वो ताकत देके जाता है नीलेश को, लड़ने की वो जो पावर है। इस नीले रंग की ताकत को आप कैसे देखते हैं, और जिस तरह इस फिल्म में इसको यूज़ किया गया है, बहुत ही बखूबी से यूज़ किया गया है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नीला जो कलर है वो समता का कलर है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा से जो लड़ाई लड़ी है वो नीले कलर के साथ ही लड़ी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पहचान है ब्लू कलर की वो दी है। ये चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे और भी जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन है, वो सब नीले कलर को अडॉप्ट करते हैं। जैसे आसमान नीला है और आसमान के नीचे जितने भी लोग हैं बराबर है, वो सब बराबर हैं, वैसे ही नीले कलर के साथ में सब लोग बराबर हैं। यहाँ न्याय, समता, स्वतंत्रता, भाईचारे की बात की जाती है, विज्ञान की बात की जाती है, तर्क की बात की जाती है, यहाँ मानवता की बात की जाती है। इसलिए मेरा विश्वास है कि देश में नीली क्रांति आएगी। देश के अंदर लोग जागरूक हो रहे हैं, और जब लोग जागरूक हो जाएंगे तो वो समता की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे। फिर वो किसी महिला के अंदर पवित्रता नहीं देखेंगे, वो महिला को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फिर वो जातिवादी नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, हम सब भाई भाई हैं, जैसे बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करिए। फिर वो किसी फिल्म का विरोध नहीं करेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं, ऐसा समाज में होता है, अब हमको चेंज करना, अब हमें अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं करना है। तो ये तो होना ही है, केवल अम्बेडकरवादी लोग इकट्ठे हो जाएं, अब समतावादी लोग इकट्ठे हो जाएं, संविधानवादी लोग इकट्ठे हो जाएं, तर्कवादी लोग इकट्ठे हो जाएं, और इंसान पे जो विश्वास करते हैं, इंसानियत पे जो विश्वास करते हैं, वो लोग एक साथ आ जाएं, तो ये चंद लोग हैं। ऐसे जातिवादी गुंडे चंद लोग हैं, वो अपने आप भाग जाएंगे या अपने आप को चेंज कर लेंगे। ये तो इस देश में होना ही है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि लोग जागेंगे और लोग ऐसे शोषणकारी ताकतों के खिलाफ खड़े होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में
ये जातिवादी गुंडे और ताकतवर में आ सकते हैं अगर तुम इनका सामना नहीं करेंगे, इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इस फिल्म की जो सबसे मेन सीख है वो शायद यही है कि लड़ने और मरने में से अगर आपको एक चुनना हो तो आपको लड़ने को चुनना है। और इस फिल्म के पोस्टर्स पे भी आपको लड़ने को चुनना है, बिल्कुल हमेशा लड़ने को चुनना है, चाहे वो समाज में लड़ना हो, चाहे कोर्ट में लड़ने की बात हो, चाहे किसी जातिवादी गुंडे से बात हो, आपको लड़ना है और लड़के ही जीतना है। और लड़ने का मतलब भी बखूब समझाया गया है इस फिल्म में, जब नीलेश के पिता उसे समझाते हैं कि ये सब बल लेके किसी का सर खोल देना वो लड़ना नहीं होता है। लड़ने का मतलब है कि अपने बातों से, अपने तर्क से, अपनी समझ से सामने वाले को चुप कर देना और इस तरीके से लड़ना कि उसके पास फिर कोई उत्तर ना बचे, कोई जवाब ना बचे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।